फोटोशॉप की स्क्रीन यकीनन मेरे सामने मौजूद है। बिल्कुल, फोटोशॉप की स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ नई चीज़ें देखनी है आज हमने, जिसके अंदर हमारे सिलेक्शन टूल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें टेक्स्ट टूल से रिलेटेड हैं। तो उन सबको आज डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये मेरे पास प्रॉपर नहीं आ रहा, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ फोटोशॉप पे क्या प्रॉब्लम है। अब फिट हो गया है। कोई प्रॉब्लम थी शायद, कोई शॉर्ट की मुझसे प्रेस हो गई थी, इस वजह से जो है ना मैक्सिमाइज्ड आ रहा था, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिख रहा था। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुके हैं हम, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट टूल को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो उर्दू वाला पार्ट भी उसमें शामिल है, तो थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, थोड़ी सी आसान करके इसको पहले देख लेते हैं। वैसे ये आधी आपकी मुकम्मल हुई होगी, क्योंकि एलिस्ट्रेटर वाले जो पार्ट था हमारा एलिस्ट्रेटर वाला, उसके अंदर हमने उर्दू वाला जो ऑप्शन था एलिस्ट्रेटर का वो कवर कर लिया था। तो फोटोशॉप के अंदर भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप में से किस किस ने एलिस्ट्रेटर में उर्दू कंप्लीट कर ली थी। मोहम्मद हारिस, वीडियोस की रिकॉर्डिंग तमाम मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि उर्दू वाला पार्ट भी तकरीबन सब ने कर लिया है, जो जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम उर्दू से ही, टेक्स्ट टूल से ही अपने। टेक्स्ट टूल में लूँगा, टी मेरी शॉर्ट की है इसके लिए। और सिंपल, अभी उर्दू से पहले इंग्लिश वाली जो चीज़ें और टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टीज़ उनको हम कवर करने लगे हैं। तो मैं टेक्स्ट टूल से कुछ भी एक टेक्स्ट टाइप कर लूँगा। ये स्क्रीन पर एक डमी टेक्स्ट आ चुका है ऑलरेडी, तो मैं इसी से काम चला लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखिएगा, टेक्स्ट टूल जब मैं वापस सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर टेक्स्ट टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ऊपर देखें मेरे पास कुछ ऑप्शन ऐसे आ गए जो कि टेक्स्ट टूल से ही रिलेटेड है। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शंस आए हैं। सबसे पहले वही फ़ॉन्ट फेस हमारा या फ़ॉन्ट फैमिली, जिससे मैं अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ से एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये बेहतरीन लग रहा है। इसके आगे फ़ॉन्ट वेट है, यानी कि इस फ़ॉन्ट का जो वेट है, ये बोल्ड होगा, ये लाइट होगा या रेगुलर होगा। इस फ़ॉन्ट के अंदर मेरे पास कोई वेट शामिल नहीं है, तो इसलिए ये मुझे वेट नहीं दिखा रहा। मैं कोई ऐसा फ़ॉन्ट चूज़ करता हूँ जिसके अंदर वेट्स शामिल हों। तो अब मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज कर चुका हूँ और ये देखें, ये इसके फ़ॉन्ट वेट्स आ गए। अगर बुक करूँगा तो ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, अल्ट्रा कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो ये इसके स्टाइल्स हैं। हर फ़ॉन्ट के साथ कुछ ना कुछ स्टाइल्स होते हैं और किसी के साथ नहीं भी होते। ठीक है, आगे फ़ॉन्ट साइज़ है ये हमारे पास। इसको मैं डाउन एरो की मदद से 1 पिक्सल डाउन करके छोटा कर सकता हूँ। 93 हो गया। अगर शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस करूँगा कीबोर्ड से तो 10 पिक्सल छोटा हो जाएगा एक साथ। और शिफ्ट के साथ अप की प्रेस करूँगा तो 10 पिक्सल इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 10 पॉइंट्स। और अगर वन टाइम प्रेस करूँगा बगैर शिफ्ट दबाए तो एक एक पॉइंट इंक्रीज होगा। कीबोर्ड के अलावा मैं यहाँ नंबर लिख के भी दे सकता हूँ साइज, जैसे मैं 22 अगर लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये 22 पॉइंट्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 90 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये 90 पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है, आगे इसकी क्रिस्पिंग है। क्रिस्पिंग वैसे इस्तेमाल होती नहीं है, शार्प सेलेक्टेड होती है, तो आप इसे शार्प सेलेक्टेड रहने दें। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट सेंटर और राइट, ये अगेन एलिस्ट्रेटर में ये सारी चीज़ें देख चुके हैं हम। तो इसको समझने के लिए भी मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें, ये लेफ्ट आ गई, ये सेंटर आ गई और ये राइट आ गई। ठीक है, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सारी चीज़ें। उसके बाद टेक्स्ट कलर आ गया। मैं तमाम टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए की मदद से, यानी कि सेलेक्ट ऑल। और फिर यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर देता हूँ इसका। तो ये देखें, ये रेड हो गया। अगर मैं किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो सिर्फ उस सेलेक्टेड को सेलेक्ट करूँगा और
यहाँ पर उसको कलर चेंज कर दूंगा। तो ये देखें, ये 2 कलर का हो गया। अगर आप 3-4 कलर का करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। मज़ीद कोई एरिया सेलेक्ट करें और उसके अंदर आप अपना कलर कर दें। तो ये देखें, इस तरीके से एक ही लेयर है हालांकि ये, लेकिन मल्टीपल कलर्स इसके अंदर आ चुके हैं। और लेयर मुझे कहाँ से नज़र आएगी? यहाँ से, अपने लेयर पैनल से ये मैं देख सकता हूँ। ठीक हो गया। तो आगे चलते हैं। वापस से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट टूल से। ये मैंने इनेबल कर लिया अपना एडिटिंग। तो ये टेक्स्ट बॉक्स वाला काम अभी मेरा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो टेक्स्ट बॉक्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ। वापस से इसके सिंगल लाइन जो हमने लिखी थी इस पे आ जाता हूँ। इसके आगे इसकी टेक्स्ट रैपिंग है। तो रैपिंग को हमने एलिस्ट्रेटर के अंदर भी देखा था। क्लिक कर लेते हैं स्टाइल में। ये पूछ रहा है नन, यानी कि अभी कुछ भी स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ हुआ। आर्क अगर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें आर्क एक उस शेप का बन गया। इसका बैंड मैं चेंज कर सकता हूँ, यानी कि कितना ज़्यादा बैंड हो या कितना कम बैंड हो। ये देखें, वही डाउन एरो की मदद से और शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहा हूँ तो ये इसकी बैंडिंग को छेड़ सकता हूँ मैं। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन, यानी कि हॉरिजॉन्टल की तरफ से ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम। और इसी तरह अगर वर्टिकल करूँगा इसको ज़ीरो करके तो ये देखें, ये वर्टिकल इस तरह से हो गई और माइनस में इस तरह से हो गया। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें प्रॉपर्टीज़ को छेड़छाड़ करके देख सकते हैं आपके पास क्या इफेक्ट बन रहा है। ज़रूरी नहीं है आप आर्क सेलेक्ट करें, आप आर्क लोअर सेलेक्ट कर लें तो इससे ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे से बढ़ता जाएगा। इसी तरह यहाँ एक ऑप्शन होता है फ्लैग का, शायद ये रहा हमारा फ्लैग। और अब मैं यहाँ पे इसका बेंडिंग को चेंज करूँगा। ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा होगा, कम करूँगा तो कम होगा। और इसी तरह अगर इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन को इंक्रीज करूँगा तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा मेरे पास। जब मुझे लगेगा हाँ यही मुझे चाहिए, ओके करना। तो ये टेक्स्ट लेयर हमारी रैप हो चुकी है और इसके बाद भी ये एडिटेबल रहेगी, यानी कि अगर मैं टेक्स्ट चेंज करना चाहूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक हो गया। ये चीज़ सबको क्लियर है? टेक्स्ट रैपिंग सिंपल वही इलस्ट्रेटर वाली है, उसके अंदर बस नाम चेंज था इसका। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। अगेन मैं टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और टेक्स्ट लेयर को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन अभी ये ज़रा बैंडिंग वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, यानी कि टेक्स्ट रैपिंग वाला। तो मैं इसको डिलीट करके एक न्यू लेयर, जब मैं स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ तो न्यू लेयर खुद ही बन जाती है। मैं एक टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, कंट्रोल टी की मदद से मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ। ऊपर फॉन्ट साइज से भी कर सकते थे, लेकिन मुझे कंट्रोल टी की मदद से थोड़ा सा आसान लगता है, इस वजह से मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ। ठीक हो गया। आगे की चीज़ें देख लेते हैं। अब एक और चीज़ है हमारे पास, वो है टेक्स्ट पैनल। टेक्स्ट पैनल को कवर करने के लिए हमें जो है ना, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जो भी इस लेयर के अंदर लिखा हुआ है। और इसको सेलेक्ट करना होगा या तो कर्सर से या तो कंट्रोल ए शॉर्ट की मदद से। तो ये तमाम इस लेयर का कंटेंट सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आपने दबाना है कंट्रोल टी। अगेन वही जो ट्रांसफॉर्म वाली की थी, लेकिन अब आप फर्क देखें। इस टाइम मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, लेयर और टूल मेरा सेलेक्टेड है मूव टूल। ठीक है, अब मूव टूल सेलेक्टेड रखते हुए मैं टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करता हूँ। अब लेयर कौन सी सेलेक्ट हो गई मेरी? टेक्स्ट वाली। लेकिन टूल मेरा कौन सा सेलेक्ट है? मूव टूल। मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो ये रीसाइज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँ और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी दबाऊँ तो मेरे पास ये पैनल हाइड एंड शो हो रहा है। यानी कि अब वो जो रिसाइजिंग वाली चीज़ आ रही थी वो नहीं आ रही, बल्कि ये पैनल मेरे पास आ रहा है। अब यहाँ पैनल के अंदर कुछ हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ वही फॉन्ट फैमिलीज की, दूसरा फॉन्ट वेट, तीसरी चीज़ है इसकी कर्निंग है। ये भी बेसिकली कर्निंग हमने इलस्ट्रेटर में डिस्कस
की थी बेसिक, लेकिन कर्लिंग क्योंकि इस्तेमाल होती नहीं है तो इसको अभी हम फिलहाल के लिए छोड़ देंगे। आगे है इसकी लेटर स्पेसिंग, ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसकी भी लाइव एग्जांपल अभी मैं आपको दिखा दूंगा। मुझे इस टेक्स्ट टूल के डिस्कशन के बाद याद दिला दीजिएगा कमेंट करके, तो मैं आपको लाइव इसका वो दिखा दूंगा कि कहाँ इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, ये मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये देखें आपस में जो टेक्स्ट का इस पे जो लेटर्स का दरमियानी फासला है वो बढ़ रहा है। और अगर मैं इसको कम करूँगा, यानी कि अगर मैं -40 कर दूंगा, ज़्यादा बल्कि मैंने लाइन हाइट को चेंज कर दिया -40, ये नहीं, ये कम हो गया। अगर मैं और कम करता हूँ इसको तो ये देखें बिल्कुल ही एक दूसरे के अंदर चलेगा सारे। तो ये हमारे पास लेटर स्पेसिंग है। ठीक है, और इसके बाद ये हमारी लाइन हाइट है ऊपर वाली। देखिए लाइन हाइट को चेंज करने के लिए मुझे लाइन ब्रेक करना पड़ेगी, अभी काफ़ी कम है इसलिए एंटर तो मैं कर चुका हूँ लेकिन हुआ नहीं है। तो मैं ये लाइन हाइट को बढ़ाऊंगा, जाहिर सी बात है। तो ये देखें, ये भी इलस्ट्रेटर में वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये आपको आइकन से भी पता चल जाएगा। ये देखें ए ऊपर नीचे लिखा हुआ है मतलब ये लाइन हाइट है, और ये एरो इस तरह बना हुआ है मतलब ये लेटर स्पेसिंग है। ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, कम करेंगे तो कम हो जाएगी। ये भी पैराग्राफ वगैरह में यूज़ होती है ज़्यादातर। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और मैं इसको बाकायदा पैराग्राफ की शक्ल दे देता हूँ। ये मैंने इसको मीडियम किया और इसका ज़ीरो किया, जो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। ये देखिए अब ये बन गया एक पैराग्राफ। ये इस तरह से चीज़ें इस्तेमाल होती हैं हमारे पास। ठीक हो गया, यहाँ तक अभी सबको क्लियर है। बाकी हमारे पास वर्टिकल स्केल है, अभी 100% है। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो जो टेक्स्ट के जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स जो हैं, वो हाइट में बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज हो रही है उनकी हाइट। ठीक है, इसको मैं वापस 100 करता हूँ। आगे इसकी विद है, अगर मैं विद को छेड़ूंगा तो ये चौड़े होते जाएंगे लेटर्स। लेकिन ये क्योंकि इतने अच्छे नहीं लगते और बहुत भद्दे भद्दे लगते हैं, इसलिए हम कभी भी इनको 100% से छेड़ते नहीं हैं, अनलेस हमारे पास कोई फॉन्ट स्टाइल ही ऐसा आ जाए कि जो खुद ही ख़राब हो। तो उस ख़राब फॉन्ट को सही करने के लिए हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वरना ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही होती हमारे पास। ठीक है, और अगेन यहाँ पर कलर भी आ गया। कलर आप ऊपर से भी चेंज कर सकते हैं, इधर से भी चेंज कर सकते हैं। ये कलर आ गया। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इस्तेमाल होने वाली यहाँ पर जो है वो ये फ़ॉन्ट फैमिली है, इसका वेट है, ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है, ये है, और ये वाली चीज़ें। ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर ये तकरीबन इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर। क्या चीज़ें हैं ये हम चेक कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेता हूँ। कंट्रोल टी की मदद से मैंने टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज कर लिया। ठीक है, स्क्रीन स्टक है, कौन सी कहाँ पर स्टक है अभी? क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? टेक्स्ट टूल, पैराग्राफ? टेक्स्ट टूल में पैराग्राफ, उसी पे तो काम कर रहा हूँ मैं। ये देखिए कर्सर हाईलाइट हुआ आपके पास, हो गया? एरो नहीं आ रहा, कर्सर रुका हुआ है। अच्छा, मेरे पास वैसे इंटरनेट कनेक्शन तो स्टेबल है। कर्सर यानी कि अभी तक हाईलाइट नहीं हुआ, अब हुआ, यानी काफ़ी लेट हुआ। ठीक हो गया, मैं चेक कर लेता हूँ अगेन इसको। चलें जी, हो गया है सही। अभी दोबारा बताइएगा, कर्सर हो गया हाईलाइट और वर्किंग भी कर रहा है? ठीक हो गया। लेटर के वेट और हाइट पर स्क्रीन इंस्ट्रक्ट हो गई थी। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
मैं बता रहा था कि जो हमारे पास ज़्यादातर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो ये है ऊपर, ये जो फॉन्ट फैमिली है ना इसकी, ये इस्तेमाल होती है। फॉन्ट वेट इस्तेमाल होता है। लाइन हाइट को हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेटर स्पेसिंग को इस्तेमाल करते हैं। साइज़ को भी इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ये जितने ऑप्शंस आ रहे हैं नीचे, ये सारे इस्तेमाल होते हैं। ये थी हमारी लेटर हाइट। ये देखें, ये मैं बढ़ाऊंगा तो लेटर हाइट बढ़ रही है। वापस 100 करता हूँ। ये थी हमारी लेटर की विड्थ। अगर बढ़ा रहा हूँ तो ये देखिए इसकी शक्ल ही बिगड़ गई। तो ये नहीं यूज़ करते हैं हम, बहुत कम। मैंने शायद आज तक कोई एक बार यूज़ किया होगा 4-5 साल में, वरना नहीं करते। ये वाले ऑप्शन जो हैं नीचे, ये हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये क्या ऑप्शंस हैं, इनको चेक कर लेते हैं हम बारी बारी। ये मेरे पास स्क्रीन पर टेक्स्ट मौजूद है। अब ये अभी इनेबल हुआ हुआ है, मैं इसको डिसेबल करता हूँ सबसे पहले तो। अब देखिए स्क्रीन पर मेरे पास एक फ़ॉन्ट है और इसका मैं वेट कर रहा हूँ लाइट, यानी कि बुक। कोई सा भी पार्ट इस टेक्स्ट का मैं सेलेक्ट करता हूँ और फर्स्ट वाला बटन जो मेरे पास नज़र आ रहा है, इसको प्रेस कर देता हूँ, लेबल। अब देखिए ये बोल्ड हो गया। हालांकि एक बोल्ड वो था जो फॉन्ट वाला बोल्ड था, ये अलग बोल्ड है। और ये स्टाइल वाला बोल्ड, ये अलग बोल्ड है। इसको कहते हैं हम फॉक्स बोल्ड। ठीक है। वापस से प्रेस करूंगा तो चला जाएगा, यानी कि जितनी बार मैं प्रेस करूंगा उतनी बार अप्लाई होगा, यानी कि अप्लाई हो गया। और दोबारा से इनेबल और डिसेबल वाला सीन है, ये इनेबल हो गया, ये डिसेबल हो गया। ठीक है। दूसरा, मैं इसको इसका एक पार्ट बोल्ड करके छोड़ देता हूँ। अब ये दूसरा टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया। दूसरा इटैलिक है हमारे पास, इसको भी हम फॉक्स इटैलिक कहते हैं। ये अगर अप्लाई करूंगा तो ये देखें थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये बाकी टेक्स्ट की निस्बत कर्व हो गया, हल्का सा टिल्ट हो गया। ठीक है। थर्ड वाला जो है हमारे पास, ये हमारे पास ऑल कैपिटल कर देता है, यानी कि ऑल कैप्स। ये देखें यूटी स्मॉल के अंदर टाइप हुआ होता है, लेकिन कैसा नजर आ रहा है, कैपिटल। यानी कि अभी देखें ये सब स्मॉल है। अगर मैं कंट्रोल ए करके ये वाला बटन प्रेस कर दूं तो ये देखें ये पूरा का पूरा टेक्स्ट ऑल कैपिटल में चेंज हो गया। अब मैं स्मॉल लेटर्स भी टाइप करूं भले, लेकिन ये क्या, कैपिटल में कन्वर्ट करता जा रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए अगेन मुझे सारी चीज़ें सेलेक्ट करके ये डिसेबल करना पड़ेगा। तो अब आप देखें ये जितना भी टेक्स्ट मैंने टाइप किया था स्मॉल लेटर्स था। ये भी हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है जो कि हमारा स्मॉल कैप्स है। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, ये देखें एक टेक्स्ट मैंने लिखा है और इसको इनेबल कर दूं तो ये इसके साइज को मामूली सा छोटा कर देता है। मैं दिखा देता हूँ ये किस तरह से, ये देखें। यानी कि जो स्मॉल लेटर्स थे हमारे पास, उनको ये कैपिटल फॉर्म में करके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देता है। देखें ये कैपिटल एच है और ये स्मॉल एच है। ये कैपिटल एच, ये स्मॉल एच, और इस पे से मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। तो अब आपको फर्क नजर आ रहा है, ये कैपिटल एच दोनों का सेम है, लेकिन स्मॉल एच के अंदर ये देखें इसने क्या कारस्तानी कर दी है कि स्मॉल एच को भी इसने कैपिटल एच की लुक दे दी, लेकिन बस फॉन्ट स्टाइल छोटा कर दिया। तो अगर कहीं आपको ये चीज़ इस्तेमाल करनी हो तो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट वाली कहानी है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट, बल्कि अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ सिंगल लाइन में फर्स्ट। कंट्रोल टी से मैंने इसको रीसाइज किया और ये जो स्मॉल कैप्स वाला पार्ट था इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन। अब ये मेरे पास नॉर्मल टेक्स्ट आ गया। अब ये देखिए एस टी को सेलेक्ट करके जब मैं इस पर क्लिक करूंगा सुपर स्क्रिप्ट पर, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये देखें फर्स्ट, इसी तरह लिखा जाता है। इसी तरह अगर मेरे पास सुपर स्क्रिप्ट की जो उलट है सब स्क्रिप्ट, वो भी मौजूद है। मैं टाइप कर लेता हूँ H2O। ये हमारे पास पानी का फार्मूला है, वाटर। अब इसका टू सेलेक्ट करके अगर मैं सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दूँ तो ये देखें ये नीचे आ गया H2O।
ठीक है, सब स्क्रिप्ट हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया। इसके अलावा अंडरलाइन है हमारे पास। अंडरलाइन किस तरह काम करता है मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, और अब ये वाला बटन अगर मैं प्रेस करूँगा तो इसके नीचे लाइन आ गई। और फिर मैं चेंज भी कर दूँ भले इसको, लेकिन लाइन इसके साथ साथ चलेगी। ठीक है। और इसके बाद क्रॉस लाइन है मेरे पास। क्रॉस लाइन कैसे काम करती है, वो इसके टेक्स्ट के ऊपर लाइन डाल देती है। ये देखें, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, यानी कि जहाँ हमें डील शो करनी हो कि 1099 नहीं है भाई, प्राइस कितना है, अब न्यू प्राइस आ चुके हैं और वो हमारे पास 99 और 9 है, इस तरीके से। और इसको हम ज़्यादातर बोल्ड में शो करते हैं। प्राइसेस वाली जो कहानी होती है वो ज़्यादातर इस तरह से होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती हैं। ये वाला सबको क्लियर है, करेक्टर वाला जो पैनल था, ये रहा करेक्टर लिखा हुआ है ना ऊपर। ठीक है, आगे एक और पैनल है पैराग्राफ वाला। पैराग्राफ वाला पैनल अगेन, पैराग्राफ क्रिएट करना पड़ेगा इसको डिस्कस करने के लिए। मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया। पहली चीज़ वही अलाइनमेंट है, लेफ्ट सेंटर राइट, जस्टिफाई लेफ्ट। हमें पता है ये क्या काम करती है, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई राइट, और फुल जस्टिफाई या जस्टिफाई ऑल। ठीक हो गया। इसके अलावा ये स्पेसिंग है मेरे पास लेफ्ट से, यानी कि टेक्स्ट अलाइन अभी आप देखें लेफ्ट है, लेकिन मैं इसकी स्पेसिंग को इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये लेफ्ट से आगे आता जा रहा है। ठीक है, 0 कर दूंगा। ये वाली स्पेसिंग राइट की स्पेसिंग है, देखें राइट से करेक्टर टूटते जा रहे हैं। मैं राइट अलाइन करके दिखाता हूँ, तो ये राइट वाली स्पेसिंग आ गई। ठीक है भैया। इसके बाद हमारे पास है इंडेंट फर्स्ट लाइन, यानी कि फर्स्ट लाइन की बेसिकली वो है, हम देखा है कि ऐसे वगैरह या एप्लीकेशन वगैरह स्टार्ट होती है तो उसकी पहली लाइन थोड़ा सा ऐसे होती है, यहाँ से स्टार्ट हो रही होती है। तो ये फर्स्ट लाइन की इंडेंटेशन है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फर्स्ट लाइन की इंडेंटेशन को ये रहे इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा, 100 कर लेता हूँ इसको। तो ये देखें, ये फर्स्ट लाइन सिर्फ इस पूरे पैराग्राफ की आगे आ चुकी है। ठीक हो गया। मैं इसको वापस से ख़त्म कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। काफ़ी काम इस्तेमाल होती हैं ये चीज़ें भी, क्योंकि हम नॉर्मली पता है क्या कर रहे होते हैं, यहाँ आके टैब का बटन 2-3 बार प्रेस कर देते हैं, तो टैब से एक साथ स्पेस आ जाता है 7 का, 7 लेटर्स का स्पेस एक साथ आ जाता है। तो हम लोग ज़्यादातर जो डिज़ाइनर्स हैं, ज़्यादातर डिज़ाइनर्स वो यही कर रहे होते हैं कि वो इंडेंटेशन को भूल के टैब से काम चला लेते हैं, लेकिन असल तरीका यही है कि आप इंडेंटेशन को इस्तेमाल करें। लेकिन हम पाकिस्तानी ठहरे, हमें हर चीज़ के लिए शॉर्टकट चाहिए। ठीक हो गया। उर्दू के लिए कुछ भी नहीं है, उर्दू के लिए सेम सारा सेटअप आप कर चुके हैं, और मामूली सी चीज़ें जो हम देख लेंगे, सिर्फ एक ऑप्शन आपने इनेबल करना है। ठीक है, आगे हमारे पास स्पेस है पैराग्राफ से पहले ऐड करने के लिए, यानी बेसिकली जब हम पैराग्राफ को ऐड कर रहे होते हैं ना, तो इससे ऊपर जो स्पेस क्रिएट करेगा ये वाला कॉलम वो है। लेकिन ये भी हम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि मूव टूल सेलेक्ट करते हैं, ये रहा मूव टूल, और ये लें पैरा स्पेस आ गया, और ये नीचे से स्पेस आ गया, ये रहा, ये नीचे का स्पेस है ऊपर का स्पेस है, लेकिन हम ये काम मूव टूल से कर लेते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें वहाँ यूज़ हो रही होती हैं जहाँ हम कोई बड़ी किताब वगैरह बना रहे हैं जिसमें मल्टीपल पेजेस हों, तो उसमें हम एक बार टेक्स्ट की सेटिंग करके उसी टेक्स्ट को कॉपी करते रहते हैं। लेकिन ये हम सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह की अगर बात करें तो ये हमारे पास सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, इसके अंदर हम इतना अंदर कहाँ जाते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादातर काम ऐसे ही कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है। बाकी जहाँ तक उर्दू की बात है, तो उर्दू के लिए आपको सबसे पहले पाक उर्दू इंस्टॉलर, जो सर सलमान ने इंस्टॉल करवाया था एडोबी इलस्ट्रेटर के दौरान, वो आप सबने अपने पास इंस्टॉल कर लिया होगा। तो आपके पास नीचे एक टास्क बार में एक स्क्रीन ऐड हो गई होगी, एक ऑप्शन ऐड हो गया होगा, जो कुछ इस तरह से होगा कि लैंग्वेज स्विच कर सकते हैं आप अपनी। ये रहा।
अब ये देखिए, इंग्लिश और उर्दू मेरे पास दो लैंग्वेजेस आ रही हैं, आप सबके पास भी इसी तरह दो लैंग्वेजेस आ रही होंगी। तो अब मैं इंग्लिश के बजाय उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और अगेन फोटोशॉप के अंदर आता हूँ, टेक्स्ट टूल के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उर्दू। ठीक है, साइज काफ़ी छोटा आया है, तो मैं इस साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। ये काफ़ी है मेरे पास साइज। अब आपके पास ये इस तरह नहीं आएगा, बल्कि आपके पास ये कुछ इस तरह टाइप होगा, यानी ये लफ्ज टूट टूट के आपके पास यकीनन टाइप हो रहे होंगे। अगर किसी ने उर्दू टाइप करने की कोशिश की है तो वो इस प्रॉब्लम को देख चुका होगा। तो एलिस्ट्रेटर के अंदर भी हमारे पास एक ऑप्शन था इसको सही करने का, और फोटोशॉप के अंदर भी हमारे पास सेम ऑप्शन है। अच्छा, जो 2022 वाला वर्जन है ना, ये तो खुद इतना स्मार्ट है कि ये खुद ही अपने आप को चेंज कर लेता है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे पास एडिट के अंदर, बल्कि मैं टेक्स्ट को डीसेलेक्ट करता हूँ, एडिट के अंदर आता हूँ मैं अपने पास, प्रेफरेंसेस के अंदर आता हूँ, यहाँ पर कहीं ऑप्शन होगा टाइप का। एलिस्ट्रेटर में हमने प्रेफरेंसेस से किया था, फोटोशॉप के अंदर भी हम प्रेफरेंसेस से करेंगे। ठीक है, टाइप वाला ऑप्शन अगेन यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखें सारी सेटिंग खुद ब खुद आपको हुई हुई मिल गई। जो पुराने वर्जन से उसके अंदर आपको यहाँ पर एक चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको इस जगह पे, जिस जगह पे इस वक्त मेरा कर्सर मौजूद है, यहाँ पर या तो यहाँ पर कोई दो चेक चेक बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, जिसके अंदर कुछ इस तरह का लिखा हुआ होगा कि शो इंडिक ऑप्शंस और वर्ल्ड रेडी लेआउट। मैं टाइप कर देता हूँ इसको। इस तरह से कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, तो वो आपको स्विच करना होगा, यानी कि जो भी आपका सेलेक्टेड हो आप दूसरा वाला सेलेक्टेड कर लें, सेलेक्ट कर लें मतलब। और उसके बाद आप ओके करें, यहाँ पर इसको ओके करें और अपना फोटोशॉप रीस्टार्ट करें। उसके बाद आप जब टेक्स्ट लिखेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर आपका इस तरीके से टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस तरह से एक उर्दू लिखी जाती है, इस तरह से। ठीक है, एक ऑप्शन और है हमारे पास, जो कि कंट्रोल टी दबाकर जो हमारे पास पैनल आता है, ये वाला इसके अंदर ही मौजूद है, लेकिन ये नज़र नहीं आता। यानी कि पैराग्राफ की टैब में यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, और वो ये बताते हैं कि आपकी टेक्स्ट कहाँ से शुरू हो। मैं आपको इस नोटपैड से क्लियर करता हूँ ये चीज़। अभी देखिएगा, ये मेरे पास नोटपैड की स्क्रीन सामने है, ठीक है, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ अपना नाम, हसनैन। ठीक है, अब क्योंकि ये इंग्लिश था जो टेक्स्ट है मेरा, तो ये लेफ्ट से ही स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मैं उर्दू लिखूँ तो उर्दू को कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, राइट से। लेकिन ये देखें, ये लेफ्ट पर ही टिका हुआ है, यानी होना इसको ऐसे चाहिए था, हसनैन। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास फोटोशॉप के अंदर भी मौजूद है, और उसको हमारे पास चेंज करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शन होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन मौजूद होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक इंग्लिश वाला टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ, ताकि ये मैंने इंग्लिश वाला लिख लिया। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया। ये तीन हमारे पास बार्स नज़र आ रही हैं, ऑप्शन बार। ठीक है, इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें काफ़ी सारा आपके पास मटेरियल और शो हो गया। आप इसमें कर दें ईस्ट एशियन फीचर्स, सॉरी ईस्ट एशियन बोल रहा हूँ, मिडल ईस्टर्न, मिडल ईस्टर्न फीचर्स। तो ये देखें, ये अब आपके पास दो चीज़ें आ गई मज़ीद। ठीक है, राइट टू लेफ्ट पैराग्राफ और लेफ्ट टू राइट पैराग्राफ। अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट कर दूंगा तो ये देखें, अब ये जो भी चीज़ मैं टाइप करूंगा वो इधर से राइट साइड से स्टार्ट होगी टाइपिंग मेरी, और ये अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये लेफ्ट साइड से करेगा। और ये हमें कब ज़रूरत पड़ती है, जब हम उर्दू टाइप कर रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारे पास उर्दू का बहुत सारा टेक्स्ट होता है, और जब हम उसके बीच में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो आगे पीछे कर रहा होता है। ठीक है, मैं इसको ज़रा डिस्कस करता हूँ रितिका वाली पोस्ट से, अगर मेरे पास मौजूद हुई। मुझे याद नहीं है, अगर मेरे पास मौजूद हो तो।
नहीं, मौजूद नहीं है मेरे पास इर्तिका वाली पोस्ट, यकीनन डिलीट हो चुकी होगी मेरे पास से। चलें, कोई बात नहीं। हमारे पास यकीनन कोई ना कोई ऐसी पोस्ट तो होगी जिसके अंदर मैंने उर्दू इस्तेमाल की हो, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलें, एक काम करते हैं, उर्दू कहीं से कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। स्क्रीन यकीनन आपके पास नज़र आ रही होगी, वैसे हमारे पास 6 मिनट बाकी बचे हैं वो ख़त्म होने में। उर्दू में नहीं आई, इमेज फॉर्म में आ गई। ये आ गई। ये बेसिकली अल्लामा इकबाल की एक गज़ल है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। एक पार्ट मैंने इसका कॉपी कर लिया, ठीक है, वो यहाँ पर पेस्ट कर लिया। वैसे ये मेरी फेवरेट गज़ल है जो अल्लामा इकबाल साहब की है। इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग को मैं चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि सारी सेटिंग बताने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो मैं क्विकली इस सब चीज़ों को चेंज करता हूँ, ठीक है। बेटर है। अब देखिएगा, ये एक अलिफ, शोर से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ये बेसिकली पूरा एक जुमला था। ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो, ये बीच में, ये देखें ये टी आ गया असल में, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी। ऐसा मौजूद था लेकिन नज़र नहीं आया क्योंकि मुझसे बीच में टी टाइप हो चुका था। अब देखिए मेरे पास एक टेक्स्ट है उर्दू का, काफ़ी सारा टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसमें चेंज करूँ। अब ये जो वर्ड है तकरीर, अब मैं इस तकरीर के बीच में कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं दबाता हूँ बैग स्पेस। जब बैग स्पेस दबाया तो रे डिलीट हो गया, और अब मैं इसमें कुछ अलिफ टाइप करता हूँ तो ये इजीली मेरे पास टाइप हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब मैं यहाँ पर लिखूंगा दरमियान में इंग्लिश का वर्ड, जैसे ही मैंने एच लिखा, अभी आप देखें, ऐसा सकूत जिस पर, ये मेरा वर्ड था तकरीर, मैं इसको वापस सही कर लेता हूँ, तकरीर। अब तकरीर भी फिदा हो, अब तकरीर और भी के बीच में मैं कोई इंग्लिश लेटर टाइप करता हूँ, लेट से एच। अब देखिए क्या हुआ, भी फिदा हो, एच ऐसा सकूत जिस पर तकरीर, हालांकि होना क्या चाहिए था, ऐसा सकूत जिस पर एच, और फिर आगे वो सारे मामला चलते, यानी कि ये उल्टा हो गया। जैसे ही मैं कोई इंग्लिश का लेटर टाइप करूंगा, ये आगे पीछे हो जाएगा, ये देखें जैसे ही मैंने दरमियान में इंग्लिश लिखी, ये आगे पीछे हो गया। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मेरे पास आती है ये टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट। अब देखिए, जिस पर तकरीर भी फिदा हो एच, ठीक है, ये दरमियान में मैंने लिख दिया। ये चीज़ सबको समझ में आ गई कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है। बाकी 2021 के वर्जन में भी आपको उर्दू के लिए कंट्रोल बोल रहा हूँ, उर्दू के लिए आपको वो प्रेफरेंसेस से चेंज करना पड़ेगा ऑप्शन, ठीक है जी। तो ये चीज़ सबको क्लियर है अभी तक, उर्दू वाला पार्ट, टेक्स्ट वाला पार्ट, सारी चीज़ें यकीनन हम देख चुके हैं अभी तक, टेक्स्ट वाली। अगली जो मीटिंग है उसके अंदर हम सिलेक्शन टूल्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर मज़ीद एक टूल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं ये वाली मीटिंग एंड करता हूँ। सर, किस तरह की पोस्ट पर कौन सा फॉन्ट स्टाइल यूज़ किया जाए, ये तो जो ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सारे प्रिंसिपल्स को एक ही बार में डिस्क्राइब कर दूंगा, ताकि अलग अलग नोट कर बनाने की ज़रूरत ना हो, आपके पास एक ही जगह सारा मटेरियल आपको मिल जाए। अच्छा, मैं आपको टेक्स्ट स्पेसिंग की एग्जांपल दिखा रहा था यकीनन, ये रही टेक्स्ट स्पेसिंग की एग्जांपल। ये देखिए, लग्जरी के जो मैंने अंदर आपस में स्पेस दिया है, ये जो वर्ड है लग्जरी, इसके अंदर आपस में देखें किस तरह स्पेस आया हुआ है, जबकि नीचे वाले टेक्स्ट में नहीं है।
तो इस तरह हम स्टाइलिंग बनाने के लिए ये वाला लेटर स्पेसिंग वाला काम जो है ये कर रहे होते हैं। ठीक है। उर्दू फ़ॉन्ट्स के लिए आपको उर्दू फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। यकीनन आप उर्दू फ़ॉन्ट्स लिखें गूगल में, आपके पास ये लें उर्दू फ़ॉन्ट्स .net के नाम से एक वेबसाइट नज़र आ गई और इस पर सारे उर्दू फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। ये रहा, सिंपल डाउनलोड का बटन, डाउनलोड कर लें। ठीक हो गया। ये वाली मीटिंग मैं एंड कर रहा हूँ और फिर इसी लिंक से आप लोग अगली मीटिंग भी ज्वाइन कर लें। तो ये हमारी उर्दू की वेबसाइट आ गई, उर्दू फ़ॉन्ट्स .net। इसका मैं कॉपी करवा देता हूँ URL आसानी के लिए। चैट बॉक्स में मौजूद होगी अभी ये। टेक्स्ट वाली हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं अभी तक। अब हम देखते हैं सिलेक्शन वाली कुछ चीज़ें। तो उसके लिए मुझे यकीनन एक चाहिए होगी पिक्चर। तो गूगल पे मैं लिख देता हूँ पिक्चर, तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही आ जाएगा गूगल। ठीक है। इसको मैंने ओपन इमेज इन न्यू टैब किया ताकि अच्छे पिक्सल्स के अंदर ये खुल जाए। और इसको मैं करूँगा कॉपी इमेज एलिस्ट्रेटर के अंदर, पेस्ट इमेज। नहीं हुई, इसका मतलब कॉपी नहीं हुई थी। तो सिंपली मैं डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि कॉपी पेस्ट में लगाता है टाइम। ये मैं डाउनलोड करके लेकर आ गया पिक्चर को। थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ ताकि जो काम हो रहा है वो नज़र आए। अच्छा, लेयर की टाइप्स को हम डिस्कस कर चुके थे कि हमारे पास शेप लेयर है, प्लेन लेयर है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट या स्मार्ट लेयर के लिए, स्मार्ट लेयर को हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो आप तस्वीर कोई भी डाउनलोड करके जब इलस्ट्रेटर के अंदर लाते हैं ना, तो आप ये देखें इसके साथ ये एक आइकन बना हुआ है। ये हमें ये बताता है कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। और ये इस पे कर्सर ला के रखेंगे तो ये बताएगा भी। स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमने लिखा हुआ आ रहा था, इसका मतलब ये हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फ़ायदा यकीनन आपको पता होगा कि रीसाइजिंग में ख़राब नहीं होता। जब छोटा करके वापस बड़ा करते हैं तो ख़राब नहीं होता, लेकिन प्लेन लेयर होगी तो छोटा करके बड़ा करने पे ख़राब हो जाएगी। अब हम सिलेक्शन टूल की जो कैटेगरी थी उसके अंदर देख रहे थे कुछ टूल्स। इलिप्टिकल मार्के टूल हमने देख लिया था कि ये भी सिलेक्शन में काम आता है। लेसो टूल हमने देख लिया था, ये भी सिलेक्शन में काम आता है। इसके नीचे हमारे पास एक और कैटेगरी है जिसमें सबसे पहला टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। W इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, W इसकी शॉर्ट की है। अब मैं ऑब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करता हूँ। ये रहा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और यहाँ इमेज पे क्लिक करता हूँ। मतलब क्लिक नहीं करता, सिर्फ कर्सर लेकर आता हूँ। तो आप देखें ब्लू ब्लू एरिया हाईलाइट हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल इतना स्मार्ट टूल है और ये पीछे के वर्जन में नहीं है। और ये इतना स्मार्ट टूल है कि खुद ही ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी कि इस बंदे पर, ये जो पर्सन इस पिक्चर के अंदर बैठा हुआ है, अगर एक बार क्लिक करके छोड़ दूँ तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये और इसकी सिलेक्शन बना देगा। आपने ये नहीं समझना कि आपका फोटोशॉप हैंग हो गया, और हो सकता है थोड़ी देर के लिए हो भी जाए, क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है, वो इमेज को रीड कर रहा होता है। अब मैं अगर Ctrl J प्रेस करूंगा तो आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और ज़रूरी नहीं है ये इस तरह की इमेजेस में वैसे हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसमें कलर आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा हैं। ये देखें थोड़ा सा मिक्सिंग कलर्स की एजेस के पास ख़राब हो रही है। तो मैं ज़रा एक ऐसी इमेज खोलता हूँ जिसके अंदर कलर्स का जो कंट्रास्ट है वो हैवी हो। ठीक है, मैं ज़रा यहाँ पर रखता हूँ कलर्स, या बल्कि मैं यहाँ लिखता हूँ मैन। जी, ये अच्छा है। ये एक मॉडल मैंने डाउनलोड कर लिया यहाँ पर। एक और कर लेते हैं ताकि इसको मल्टीपल उसके साथ देखें। ये मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। साइज में बढ़ा लेता हूँ, नीचे वाली लेयर को डिलीट करता हूँ। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल इस बार W से सेलेक्ट करता हूँ और इस
के ऊपर कर्सर लाके थोड़ी देर के लिए स्टे करता हूँ, यानी थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ मैं, ताकि ये जब तक इमेज को रीड कर ले। तो अब देखें, जब मैं इस ऑब्जेक्ट पे लाऊंगा तो ये इसने रीड कर लिया। क्लिक करके छोड़ दूंगा, थोड़ी देर इंतजार करूंगा। अभी देखें ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। दूसरा क्लिक नहीं करना, बस क्लिक करके छोड़ देना है, तो ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल जे प्रेस करें, ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इस तरह की पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कितनी क्लीन इसने बैकग्राउंड कटिंग की है, या ये कह लें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी वाली पिक्चर पे हम दूसरी वाली जो हमारी पिक्चर थी उस पर भी ट्राई करके देख लेते हैं कैसी वर्किंग कर रहा है। वर्किंग को टेस्ट करना है। तो नीचे वाली लेयर्स को मैं डिलीट करता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, लेयर सेलेक्ट करी। अब डब्ल्यू इस टूल को सेलेक्ट करके थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर लाके छोड़ दिया, तो ये देखें अब इसने खुद ही रीड कर लिया। क्लिक करके एक बार छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, रीड कर रहा है, ये सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल जे, वापस से मूव टूल ने और ये वाली नीचे वाली लेयर को हाइड कर दें, तो ये मेरा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। नीचे आप अपना कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अगला टूल हमारे पास इसी कैटेगरी से रिलेटेड है, यानी कि सिलेक्शन कैटेगरी से रिलेटेड है। इसी के अंदर मौजूद है, इसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, क्विक सिलेक्शन टूल। तो इसके लिए मैं अगेन इस मॉडल को सामने ले आता हूँ। काम करेगा ये। क्विक सिलेक्शन टूल भी कलर्स की बेस पे सेलेक्ट कर रहा होता है। अब आप देखें ये इस तरह का है, बीच में प्लस का साइन नज़र आ रहा है। अब मैं एक बार क्लिक करके छोड़ता हूँ, तो ये देखें इसने ऑब्जेक्ट को यानी कि इमेज को रीड किया, और अपने हिसाब से जहाँ जहाँ इसको लगा कि हाँ यहाँ ये बंदा ये चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहा है, यानी कलर्स की बेस पे इसने डिसाइड किया कि जहाँ जहाँ कलर्स अलग हो रहे हैं उसकी बेस पे डिसाइड करते हुए उसने एक पार्ट सेलेक्ट कर लिया। दूसरा क्लिक यहाँ कर दिया, क्लिक करके छोड़ दिया। तीसरा क्लिक करके छोड़ दिया। अब बाल सेलेक्ट करने, चौथा क्लिक, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और इसी तरह किनारे पे और किनारे पे बाल। तो ये देखें ये इसने सिर्फ फेस सेलेक्ट कर लिया, यूनिफॉर्म सेलेक्ट नहीं किया या इसका ड्रेस सेलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कलर चेंज हो रहा था। तो अब मैं इसको बताऊंगा कि ये भी सेलेक्ट करो, तो इसके दरमियान में क्लिक कर दूंगा, तो ये देखें ठीक है। ये देखें अब इतना स्मार्ट था, यहाँ पर क्लिक करने पे इसने खुद ही सारा सेलेक्ट कर लिया कि हाँ मुझे ये कलर भी सेलेक्ट करना है। और अब मैं करूँगा कंट्रोल जे, तो ये देखें इसने भी काफ़ी क्लीन की है, लेकिन कान सेलेक्ट करना हम भूल गए। तो कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, एक और बार कंट्रोल जेड, ये आ गई सिलेक्शन। वापस से इसको ऐड कर लेता हूँ और कंट्रोल जे। अब हाइड करता हूँ, तो ये देखें काफ़ी क्लीन हमारी सिलेक्शन यहाँ पर भी आ चुकी है क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। थोड़ा सा हिस्सा बैकग्राउंड का मैंने सेलेक्ट कर लिया गलती से, ये मैं करना चाहता नहीं था, लेकिन ये हिस्सा गलती से सेलेक्ट हो गया। माइनस कैसे करूँगा? ऑल्ट के बटन के साथ। ये देखें कर्सर चेंज हो रहा है, ऑल्ट के साथ माइनस क्लिक कर दूंगा, तो ये पार्ट इस सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगा, या इस सिलेक्शन से डिलीट होता रहेगा। ये देखें अब ऑल्ट के साथ क्लिक कर रहा हूँ तो ठीक हो गया। एक एक क्लिक करके कर रहा हूँ मैं, ताकि ये आराम से डिटेक्ट कर ले। ओके हो गया। कंट्रोल डी करता हूँ, डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकता था, यानी कि क्विक सिलेक्शन टूल लेता हूँ। अभी मैंने अलग अलग क्लिक किए थे, अब मैं सिंगल क्लिक में करूँगा। कैसे? ये देखें ऊपर से क्लिक करता हुआ लाया, नीचे लाके छोड़ दिया, खुद ही रीड कर लिया इसने। कैसे? यहाँ क्लिक किया, क्लिक करके रखा, नीचे ड्रैग कर दिया, खुद ही रीड कर लिया इसने। लेकिन अगेन कहाँ काम करेगा? जहाँ कलर कंट्रास्ट अच्छे होंगे। ठीक हो गया। क्विक सिलेक्शन टूल सबको क्लियर है? ठीक हो गया, क्लियर है। अगला टूल देखते हैं, इसी फैमिली का है, मैजिक वॉन्ड टूल।
ये पुराने वर्जन्स के अंदर भी मौजूद होंगे, नीचे वाले दो। मैजिक वॉन्ड टूल भी कलर्स की बेस पर सेलेक्ट करता है। ये देखें, ये मैंने इसको स्किन को सेलेक्ट किया तो इसने सेलेक्ट कर लिया, ये कुछ और एरिया कुछ और एरिया, लेकिन ये अलग अलग सेलेक्ट कर रहा है, पूरा चेहरा नहीं कर रहा। तो पूरा चेहरा करने के लिए मुझे शिफ्ट की मदद लेनी होगी, यानी इस सिलेक्शन में एक और सिलेक्शन ऐड करनी होगी। तो ये शिफ्ट दबाऊंगा। अभी देखिए प्लस का साइन आ गया कर्सर के साथ, यहाँ कर्सर देखें, प्लस का साइन आ गया। यानी कि अब शिफ्ट के साथ जहां जहां क्लिक करूंगा, ये मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, वो हिस्सा सेलेक्ट होता रहेगा। ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर तो ये इतना कारामद टूल नहीं है हमारे पास, लेकिन कलर सिलेक्शन में बहुत कारामद टूल है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पर एक ब्लैक कलर का बॉक्स मौजूद है, इसकी मैं कुछ कॉपी ले लेता हूँ। इसकी सिलेक्शन बना के ये कलर कर लिया, इसकी सिलेक्शन बना के ये कलर कर लिया, और इसकी सिलेक्शन बना के, कैसे इसका सिलेक्शन बना रहा हूँ, कंट्रोल का बटन दबा के इस लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ तो उस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन हो जा रही है। ठीक है, ये ग्रीन कलर ऑल्टर बैक स्पेस की मदद से, ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से फिल कर लिया। अब देखिए मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करता हूँ, ये रहा मैजिक वॉन्ड टूल। ये देखें, अभी ये क्योंकि अलग अलग लेयर पे था, मैं क्या काम करता हूँ, मैं ज़रा इनको करीब करीब करता हूँ और एक लेयर पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि इन सबको एक लेयर पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ये मैंने एक शॉर्ट की मदद से किया है। अभी देखें, एक लेयर पर ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब मैं W दबाता हूँ, यानी कि मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट किया तो सिर्फ ग्रीन सेलेक्ट हुआ, हालांकि एक ही लेयर पे मौजूद है ब्लू रेड। तो ये देखें कलर कंट्रास्ट जहाँ अच्छा और प्लेन कलर मौजूद हो तो कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करता है। अगेन इसकी बेस्ट एग्जांपल ऐसी होगी कि जिसका बैकग्राउंड वाइट हो। मैं करता हूँ पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड। ठीक है जी, ये टाइगर भाई साहब, इसको कॉपी कर लेते हैं। रीड कर रहा है, इमेजेस के सेक्शन के अंदर आ जाते हैं, बहुत टाइम ले रहा है क्योंकि इंटरनेट काफ़ी स्लो है कि ना। ठीक है, ये एक हमारे पास हमिंग बर्ड मौजूद है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया। अब देखिएगा मैं बैकग्राउंड को हाइड कर रहा हूँ, या बल्कि बैकग्राउंड लेयर में मैं कलर कर लेता हूँ ग्रीन कलर का। अब ये मेरे पास एक पिक्चर है जिस पर वाइट बैकग्राउंड मौजूद है और आगे ऑब्जेक्ट मौजूद है। W से मैंने मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट किया और वाइट एरिया सेलेक्ट कर लिया, इस लेयर को सेलेक्ट रखते हुए डिलीट। तो देखें वाइट बैकग्राउंड डिलीट हो गया। ये इन जगहों पे काम आता है मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, अब आप इसका साइज बढ़ाएं, यहाँ रख दें, और इस तरह आप यहाँ पर बोलें फॉरेस्ट बैकग्राउंड, कुछ ट्री बैकग्राउंड ऐसा। कॉपी इमेज, कॉपी इमेज के अंदर ये बुराई है कि कॉपी इमेज करके आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है ताकि वो रीड कर ले इसको। ये नहीं, ये इस तरह से आपके पास चीज़ें बन गई। तो आर्ट किसी भी तरह बन सकती है, बस दिमाग अगर उस वक्त खुला हो आपका। और लास्ट क्लास में हमने एक ब्लर वाली चीज़ पढ़ी थी, आप इसको फिल्टर में आके ब्लर करके हल्का सा गॉसियन ब्लर दे दें, गॉसियन ब्लर। ये ना, ये आपका एक पोर्ट्रेट तैयार हो गया, पेंटिंग कह सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर है, ये पूरी फैमिली क्लियर है सिलेक्शन टूल की। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक हो गया जी, ये क्लियर है। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ बता देता हूँ, लेकिन उसको जब मैं बताऊंगा ना तो आप बोलेंगे कि आपने फजूल हमसे मेहनत करवाई सर। लेकिन मेहनत करवानी ज़रूरी थी ताकि टूल्स आपको समझ में आ जाए। अगेन मैं अनस्प्लैश पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब ये एक भाई साहब हैं, ये मैंने डाउनलोड कर दिया और इसमें अच्छी खासी डिटेल्स मौजूद हैं पिक्चर के अंदर, आप देखें। ये मैं इसको न्यू डॉक्यूमेंट में खोल लेता हूँ ताकि अच्छे साइज पे खुल जाए। जितनी ज़बरदस्त साइज की पिक्चर होगी, जितनी हाई साइज होगा, उतना ज़्यादा अच्छा काम होगा। ये एक पिक्चर खुल गई। ठीक है,
डिटेल्स आप देखें कितनी ज़्यादा है इसमें। पीछे दीवार मौजूद है 2 रंग की, फिर दरवाजे कुछ मौजूद हैं, पिलर्स मौजूद हैं, नीचे मार्बल मौजूद है, और फिर इस ऑब्जेक्ट में भी कलर्स हैं कुछ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस लेयर की सबसे पहले लेता हूँ कॉपी, Ctrl+J, ये लेयर की कॉपी आ गई। और अब मैं सेलेक्ट करता हूँ मूव टूल अपना, वैसे कोई सा भी टूल सेलेक्ट करूँ काम हो जाएगा, लेकिन बेहतर है आप मूव टूल सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मूव टूल सेलेक्ट कर लिया आपने। प्रॉपर्टी पैनल के अंदर आप देखिए एक बटन आ रहा है क्विक एक्शंस के अंदर, रिमूव बैकग्राउंड, इसको क्लिक करके छोड़ दें। थोड़ा सा टाइम लेगा, रीड करेगा, और क्या जादू करेगा, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हो चुका। बैकग्राउंड लेयर को हाइड करें, खुद ही इसने काम कर दिया आपका। और किस तरह काम किया, लेयर मास्क बना के। लेयर मास्क हम देख चुके हैं, यानी कि अगर मैं ब्रश टूल लूं और यहाँ पे ब्लैक कलर फिल कर दूं इस भाई साहब के चेहरे में, तो ये देखें ये गायब हो गया। सर आज फिर प्रैंक हो गया, बिल्कुल आपके साथ प्रैंक हो गया। हाथ हिला दें कैमरे में अपने अपने वेब कैम्स में। ठीक हो गया। अगर इस लेयर मास्क के अंदर पूरा वाइट कर देंगे तो ये देखें अगेन बैकग्राउंड आ गया, पूरा ब्लैक कर देंगे तो पूरी पिक्चर ही गायब हो जाएगी। अगर कुछ हिस्सा ब्लैक करेंगे तो वो हिस्सा गायब हो जाएगा। ये देखें पीछे बैकग्राउंड लाल वाला नजर आना शुरू हो गया। और आपने क्या करना है, वापस से मूव टूल लेना है, यहाँ कहीं ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, इस इमेज को जब सेलेक्ट करेंगे रिमूव बैकग्राउंड का। अब ये पूछ रहा है कि जनाब इस पे तो एक लेयर मास्क ऑलरेडी लगा हुआ है, क्या वो डिलीट कर दूं? मैंने बोला हाँ कर दो, ओके करो। और जैसे ही ये उसको डिलीट करके नया लेयर मास्क क्रिएट करेगा तो बैकग्राउंड फिर से डिलीट हो गया। और ये भी लेटेस्ट वर्जन में मौजूद है, तो पुराने वर्जन वालों आगे आ जाओ। शाहिद अनवर का डालोगे गरीबो। पेन टूल पे मेहनत, देखिए पेन टूल पे मेहनत बहुत कारामद चीज़ है, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत फ़ायदा देगी इन फ्यूचर। क्योंकि ज़रूरी कोई है हर ऑब्जेक्ट, ये तो देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये तो एआई है। ज़रूरी कोई है हर ऑब्जेक्ट रीड करे। मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइव एग्जांपल मेरे पास मौजूद है। और आज ये काम करते हुए मैं इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को इनकाउंटर किया मैंने। ठीक हो गया। अब देखें ये रिंग थी बेसिकली। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ज़रा इसको सारे काम धाम को डिलीट करता हूँ। जितना भी काम धाम था सारा मैंने डिलीट कर दिया। ये पिक्चर थी मेरे पास, ये सारे फिल्टर्स विल्टर्स, ये मेरी असल पिक्चर थी जो मैंने शूट की थी। अब मैं इसकी लेता हूँ कॉपी। सही है, और ये क्योंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे वो चीज़ काम नहीं करती रिमूव बैकग्राउंड वाली, तो मैं इसको करता हूँ रेस्टराइज लेयर। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा रेस्टराइज लेयर। अब ये देखिए रिमूव बैकग्राउंड आ गया, पहले नहीं आ रहा था। जैसे ही रेस्टराइज लेयर किया, रिमूव बैकग्राउंड आ गया प्रॉपर्टी पैनल के अंदर। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो होना तो ये चाहिए रिंग अलहदा हो जाए, बैकग्राउंड अलहदा हो जाए। लेकिन ये देखें ये इसने क्या किया, ये एरिया छोड़ दिया पर्ल का, ये जो नग आ रहा था इसका, इस नग का ये एरिया छोड़ दिया। यानी ये अब मैं ब्रश टूल लूंगा, साइज छोटा करूंगा, और यहाँ पर खुद से वाइट कलर सेलेक्ट करूंगा, यानी फिल करूंगा ये पार्ट, ये देखें, तो ये नग फिल होगा। और ये तो छोटी सी एग्जांपल है, ये देखें ये पीछे से भी खा गया। यानी कि जहाँ जितनी कॉम्प्लेक्स शेप होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतनी मार खाएगा, जहाँ आसान आसान चीज़ें होंगी वहाँ सेलेक्ट कर लेगा। तो पेन टूल इसलिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पर ऐसे आइटम्स के लिए जो छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा तवज्जो मांगते हैं। तो वहाँ पर पेन टूल से ज़्यादा सिलेक्शन आप अच्छी किसी और टूल से नहीं कर सकते। सही। जनरेशन लैपटॉप में 6 8 GB रैम चल जाएगा जी, बिल्कुल चल जाएगा। मेरा भी इस वक्त 6 जनरेशन 16 GB पर है, लेकिन 8 GB में भी ये चल जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाली चीज़ हमने देख ली। अच्छा, इसी का दूसरा पार्ट मौजूद है,
जो बैकग्राउंड रिमूव नहीं करता, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। ये देखें, रिमूव बैकग्राउंड के नीचे एक और बटन मौजूद है, सेलेक्ट सब्जेक्ट। ये सिर्फ सिलेक्शन बना के दे देगा आपको, बाकी का काम आपने खुद करना होगा, जाहिर सी बात है। ये देखें, ये इसने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया आइडेंटिफाई करके। कंट्रोल J प्रेस करें, ये लें, ये आपका बैकग्राउंड अलहदा हो चुका है। ठीक है, जो तरीका आपको आसान लगता है आप उससे कर सकते हैं। तो ये हमने आज सारी टेक्स्ट वाली और सिलेक्शन वाली चीज़ें देख ली। किसी का कोई सवाल अभी तक? मेरे पास 4 GB रैम है और फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। बस तो फिर सदका करते रहिएगा, क्योंकि नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। वैसे चलता है यार, अच्छे हार्डवेयर पे चलता है, प्रोसेसर पे बात होती है असल में। मोहम्मद हारिस, आपके पास लैपटॉप कौन सा है? डेल का लैटिट्यूड सीरीज का कोई लैपटॉप है? बहुत शुक्रिया इरम अजीज आपका। इमेज के एजेस ब्लर हो जाते हैं, उसको कैसे फिक्स करते हैं? आयशा बेग का सवाल है। इमेज के एजेस देखें, जो अभी काम मैंने किया है ना, इससे तो ये ब्लर नहीं हुए होंगे यकीनन। हम जूम करके देखते हैं इसको। ये देखें, नहीं हुए एजेस, शार्प है इमेज की क्वालिटी के हिसाब से। बाकी जहाँ पर ब्लर हो जाते हैं, तो वहाँ आपको वो जो लेयर मास्क अप्लाई हुआ होता है वाइट कलर करना होता है एजेस के ऊपर। जैसे अभी मैं रिंग के उस हिस्से पे कर रहा था जो सिलेक्शन से रह चुका था। ठीक हो गया सर? टेक्स्ट वाले बहुत से मसले आज हल हो गए, बिल्कुल। ठीक है, वैसे डेल की लेटीट्यूड सीरीज काफ़ी टफ सीरीज है। मैं इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ HP का ZBook 15, और ये है मेरे पास G3 कोराई 6, सॉरी कोराई 7 6 जनरेशन। तो इससे पहले मैं इस्तेमाल कर रहा था डेल का लैटिट्यूड जो 2nd जनरेशन था, 4 GB रैम के साथ। और उसका मैं आपको हशर दिखाता हूँ मैंने क्या करके छोड़ा है, और उसको मैंने कहाँ तक इस्तेमाल किया। मतलब मैं, चलें आपको दिखाई देता हूँ आज अंदर के राजघाट। यहाँ कहीं पिक्चर होगी। वैसे जिसको जाना है वो जा सकता है, अब हमारी फालतू बातें चल रही हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। ये लें जी, ये लैपटॉप की ये हालत थी मेरे। ये देख रहे हैं आप, इसका फ्रेम व्रेम सब टूट चुका था। इस लैपटॉप पर मैंने कोई 4 साल गुजारे। ये देखें, इसकी हिंजेस भी टूटी हुई हैं। ये आप देखें, ये क्लिप लगा लगा के काम करता था, वो कपड़ों वाले जो आते हैं। ये था डेल का लैटिट्यूड E5520, और इसकी स्क्रीन भी टूटी हुई थी, तो मैं पीछे लकड़ी लगा के काम किया करता था। शायद मेरे पास वो वीडियो यहाँ पर तो मौजूद नहीं है वैसे, लेकिन कहीं ना कहीं तो मौजूद होगी। वीडियोस में चेक कर लेते हैं, अगर मौजूद हुई तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। नहीं है तो वो मेरे मोबाइल में मौजूद है बेसिकली वो वीडियो। तो इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा। कि उसके बाद अच्छा मैंने लिया डेल का M6600। उसमें मेरे साथ धोखा हो गया। धोखा क्या हुआ, उसका ग्राफिक कार्ड ख़राब था। तो देखें, इस तरह काम होता था, तस्वीरें खिंच रही होती थी बाकायदा। यानी जब मैं रिसाइज करता था ना किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल T दबा के, तो वो ऐसे करता था, ब्लिंक करता था, और फिर मैं वो अंदाजे से रिसाइज करता था। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर के फिर ज़िंदगी थोड़ी सी स्मूथ हुई है। लेकिन कंट्रोल T जैसे ही दबाया, तस्वीरें खींचना शुरू हो गई। और ये लैपटॉप मैंने 40,000 का लिया था, जिसमें मेरे साथ धोखा हो गया था। तो ये कहना नुकसान। जैसे ही सेलेक्ट ऑल किया, ये देखें, जिसके पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं है उसमें भी चलता है, जिसके पीसी में ग्राफिक कार्ड है उसमें थोड़ा सा स्मूथ चलता है। ठीक हो गया जी। चलें, आपकी जो क्लास थी आज की वो यहीं तक थी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
असाइनमेंट असाइनमेंट आपको पता है, बैकग्राउंड रिमूव करके आना है, लेकिन असाइनमेंट दे इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसमें तो आधा काम आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। तो क्या असाइनमेंट में खाली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह मुलाकात भी नेक्स्ट वीक होगी। लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसने पीछे के असाइनमेंट नहीं करवाए ना सबमिट, वो करवा दे काइंडली, क्योंकि अब मैं बना रहा हूँ एक लिस्ट जिसके अंदर मैं ये आइडेंटिफाई कर लूँगा कि कौन काबिल स्टूडेंट्स हैं या कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिव हैं, जो मुझे टाइम दे रहे हैं। और बाकी यहाँ पर ये देखें, जब आप डिस्कशन वाले उसमें आते हैं ग्रुप के अंदर, ये देखें सेकंड नंबर पे ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तमाम असाइनमेंट्स और ये तमाम रिकॉर्डिंग्स। इस पर क्लिक करें तो ये देखें तमाम रिकॉर्डिंग्स, यहाँ पर ऑल रिकॉर्डिंग्स पे एक मेरी वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, इसको क्लिक करें। यहाँ पर सेक्शन वाइज सारी रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, ये देखें, ये फोटोशॉप की हैं, क्लास 7 6 आज यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो अलग से मांगने की बजाय आप एक काम करें, ये ग्रुप में मैं वापस फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सॉरी चैट बॉक्स में, इसको सेव कर लें अपने पास और यहाँ पर विजिट करके देखते रहा करें, ठीक हो गया। बाकी ये मैं ग्रुप में पोस्ट कर चुका हूँ। स्क्रीन शो नहीं हुई, स्क्रीन तो शेयर्ड है, ये ना, ये रहा, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है जहाँ पर मैंने ये तमाम इस तरह की रिकॉर्डिंग्स डाली हुई हैं, और इसका लिंक इस पोस्ट में मौजूद है जो ऑल रिकॉर्डिंग्स के लिए, ये रहा लिंक, ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी बिल्कुल। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।